बताओ तुम्हें तुम्हारे खानदान से क्या मिला है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या दिया है। ठीक है, तुम्हें ये शक्ल तो इसके दादा से मिल रही है, अरे ये तो इसकी बुआ की क्वालिटी आई हुई है। कैसे भाई, कैसे, सोचो जरा। आज इस चैप्टर में हम ये सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, हेरिडिटी, तो हेरिडिटी क्लास 10th में थोड़ा सा बेसिक आपको बता रखा है कि क्या एक्चुअली होता है, ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिल रही है। भैया ठीक है, हमारे माँ बाप से हमारे अंदर क्या होती है, कुछ क्वालिटीज आ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्पर्म और एग का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ठीक है, पापा जी से स्पर्म था, मम्मी से हमारा एग था, हो गए फ्यूज और मिल गया हमें ट्रेट उनके। बट दादा के कैसे आ रहे हैं यार, मतलब चाचा के कैसे आ रहे हैं, ये वाली क्वालिटीज आपके अंदर कैसे आ रही है। तो आज इस चैप्टर को समझने के बाद आपको ये चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। रिप्रोडक्शन में भी काफी चीजें सीख ली आप लोगों ने, अब हेरिडिटी करोगे तो काफी कुछ समझ आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कुछ वेरिएशन के बारे में बात करनी है, कुछ हेरिडिटी के बारे में बात करनी है, सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या होगा, बेटा होगा बेटी होगा। ठीक है, तो ये पता कर लेंगे। और हमारे ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे मेंडल जी, उनके कंट्रीब्यूशन और उनके एक्सपेरिमेंट्स को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी है क्या भाई, क्या है, सुना है कभी? तो सुन लो यार, देखो जरा। Heredity, the process where parent pass down traits to their children। अब ये trait क्या होते हैं, पेरेंट्स पता चल गया, प्रोसेस पता चल गया, पास कर रहे हैं कुछ ट्रेट्स को। अब ये ट्रेट्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। सबसे पहले अगेन हम हेरिडिटी को देखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ अगेन ट्रेट्स। तो ट्रेट्स है आपके कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उनकी हैबिट्स जो आपके अंदर पास हो रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। इट मीन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ फीचर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जैसे उनके कुछ ट्रेट्स है, उनकी जो कुछ क्वालिटीज है, उनके बॉडी के कुछ स्पेशल जीन्स है। जैसे आई का कलर मुझे मेरे फादर से मिला है, ठीक है। हेयर का कुछ जो टेक्सचर है वो मुझे मेरी मदर से मिला है। नेल्स हैं वो मुझे उनका टेक्सचर मदर से मिला है। तो ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये हो रही हैं पास ऑन। ठीक है, तो इट मीन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फीचर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। This information is present in gametes। और ये वाली जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये वाले जो सारे ट्रेट्स होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, हमारे गैमेट्स के अंदर। गैमेट्स क्या है, सेक्स सेल्स, यानी कि स्पर्म और एग, इनको क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, अब देखो, जब फादर और मदर से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, जब उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, ये गैमेट्स यानी कि जो हमारा स्पर्म और एग है, उन्होंने कोई स्पेशल चीज को क्या कर रखा है, कंटेन कर रखा है। अब मदर एक अलग इंडिविजुअल है, फादर एक अलग इंडिविजुअल है, तो ये दो इंडिविजुअल जब मिलेंगे, यानी कि जब इनके गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, दोनों के ट्रेट्स आपस में क्या होंगे, वो भी फ्यूज करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि किसका ट्रेट आगे ऑफस्प्रिंग में जाएगा, मदर का जाएगा या फादर का जाएगा, या फिर दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। तो इसी को ही हमें समझना है। ठीक है, तो वेरिएशंस हमें इसी से ही आते हैं, क्योंकि भैया मदर भी कर रही है, फादर भी कर रहे हैं, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना अपना हाफ ऑफ डीएनए मटेरियल। तो द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ये जो अलग अलग हो रहा है सेम स्पीशीज में, उसी को हम वेरिएशंस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन की हाइट, हमारी जो हाइट होती है वो हम बोलते हैं ना, पापा से मिल रही है, मम्मी से मिल रही है। अगर उनकी हाइट ज्यादा है तो बच्चे की ऑटोमेटिकली हाइट ज्यादा हो जाएगी। अगर उनकी हाइट कम है तो दिखने को मिलता है कि मोस्टली केसेस में उनकी हाइट कम रह जाती है। ठीक है,
बट जरूरी नहीं है कि वो अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो उनकी भी हाइट कम है, उनकी ज्यादा भी हो सकती है। वो भी क्यों होता है ये भी आप देखोगे अभी। तो इन सब चीजों से वेरिएशन आते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ वेरिएशन इन ईयर्स, देखो आपने बहुत सारे लोगों के कान देखे होंगे जो अटैच रहते हैं, ठीक है, यहां से अटैच होते हैं, और कुछ लोगों के कान जो होते हैं वो इस तरह से फ्रीली होते हैं, ये जो नीचे का लोब है ये अलग से होता है। तो ये कहते हैं जो लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर है उसको ईयर लोब बोलते हैं, दिस वन, ठीक है। ये मोस्टली लोगों का हैंगिंग होता है, इस तरीके से अलग होता है, बट तो उसे बोलेंगे फ्री लोब। और कुछ लोगों में ये क्या होता है, अटैच्ड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अटैच्ड लोब, इस वाले को अटैच्ड लोब बोलेंगे, ठीक है। एंड इसको बोलेंगे क्या, फ्री लोब्स। तो ये एक वेरिएशन है, अगर पेरेंट्स का भी होता है तो हम में भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेट्स, जो आपके अंदर ये आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम नोटिस नहीं करते, बट वो एग्जैक्टली हमारे किसी वन ऑफ द पेरेंट्स से मैच कर रही होती हैं, ठीक है। सो नाउ हाउ आर वेरिएशन एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो ये जब फ्यूजन होता है ना, जिस टाइम स्पर्म और किसका, एग का, ये भी उसी टाइम क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन भी हो जाता है। when organism reproduce the offspring show minor variation due to inaccuracy in DNA copy. These variation are less in asexual reproduction, क्योंकि वहां पे क्या है, एक ही इंडिविजुअल है, उसी ने ही आगे अपने न्यूक्लियस को स्प्लिट करके दो में डिवाइड हो गया, तो सेम मटेरियल डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे वेरिएशन के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो दीज वेरिएशन आर लेस इन एसेक्सुअल, किसके अंदर कम है, एसेक्सुअल के अंदर, एंड मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ज्यादा किसमें है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहां दो डिफरेंट इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। Some variation are very useful and they help the organism to adjust to the changes in the environment, and some variation do not help the organism to adjust to the changes in the environment and they may die and become extinct, ठीक है। कुछ हमारे वेरिएशन हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ वेरिएशन जो होते हैं वो नहीं भी हेल्प करते। जैसे जब हम जिराफ को स्टडी करते थे, पहले क्या हुआ कि नीचे लोग क्या करते थे, जो जितने भी एनिमल्स थे वो नीचे ग्रेजिंग करते थे, ग्रास को, लोअर प्लांट्स को, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ये पॉपुलेशन बढ़ती गई, ग्रेजिंग एनिमल्स बढ़ते चले गए, तो नीचे का सारा हमारा क्या हो गया, ग्रास प्रोड्यूसर कम हो गए। तो अब क्या हुआ, एनिमल्स को ऊपर की तरफ जाना पड़ा, लॉन्ग ट्रीज की तरफ। अब वो जा रहे थे, तो जिराफ का हमें केस दे रखा है कि जिराफ की लॉन्ग नेक ऐसे ही हुई है, धीरे धीरे उसने ऊपर की तरफ खाना शुरू करा तो उसकी नेक थोड़ी बड़ी हुई। जब उससे ऑफस्प्रिंग हुआ तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली लॉन्ग नेक क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे हर जनरेशन टू जनरेशन में वो नेक का साइज बढ़ता चला गया, और अब आज एक टाइम है कि उसकी नेक इतनी लॉन्ग हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। हमारे ये जो ट्रेट्स होते हैं ये बहुत धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चेंजेस शो करते हैं, तो उसकी वजह से उसको हेल्प हो गई कि वो टॉल ट्री पे ग्रेजिंग करने लग गया था, और जिसकी वजह से वो सरवाइव करता गया और आगे अभी तक हमें मिल रहा है। और जो ये नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाती हैं, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो दे आर हेल्पफुल फॉर अस। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो ये यहां पे क्या कह रहा है आपको, द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शो अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। बहुत सारी जनरेशन के बाद आपको वो चेंज एक सिग्निफिकेंटली नजर आता है। ऐसा नहीं होता कि अभी कुछ चेंज हुआ है, हमने कोविड वैक्सीन अभी लिया तो हमारे अंदर वो इम्यूनिटी आ गई, हमसे ऑटोमेटिकली हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, बट इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। वो और चीजों को फेस करेंगे, फिर उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी, उनसे जब नेक्स्ट में जाएगी तो वो बहुत अच्छे से क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी। द ग्रेट एडवांटेज, सबसे मेन एडवांटेज ये वेरिएशन का होता है कि स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ इट सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट।
तो ये जो चेंजिंग एनवायरमेंट में उसको उसको एडवांटेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, द एक्यूमुलेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट। अब क्या हुआ, पहले नॉर्मल टेम्परेचर रहता था, बट अब ड्यू टू हमारे पॉल्यूटेंट्स, ड्यू टू अदर ह्यूमन एक्टिविटीज हमारा क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है डे बाय डे। तो एक ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन भी हो रही है, तो टेम्परेचर सराउंडिंग का भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो कुछ बैक्टीरियाज थे वो कुछ ऐसे होते हैं जो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर में ही सरवाइव करते हैं, तो जैसी हीट बढ़ेगी वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। बट कुछ बैक्टीरियाज ने क्या किया, वो हीट को टॉलरेट कर लिया, ठीक है, और टॉलरेट होने की वजह से वो क्या हो गया, उनके अंदर ट्रेट आ गया, और वो ट्रेट उससे आगे वाले बैक्टीरिया में पास हुआ, फिर आगे वाले, फिर आगे वाले, तो वो हीट रेजिस्टेंट बन गए। अब इससे क्या हुआ, the accumulation of heat resistant variation in some bacteria will ensure its survival even when the temperature in an environment rises too much due to heat wave of some other examples। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। अब देखो, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। पहले क्या होता था, हम ऑल आउट्स जलाते थे मच्छर को भगाने के लिए, ठीक है, मच्छर बहुत इरिटेट करते हैं ना, तो हम क्या करते थे, पहले मच्छरों को भगाने के लिए ऑल आउट जलाते थे, मॉर्टीन जलाते थे, और उससे हमने देखा जैसे ही जलाते थे वो सारे के सारे फटाफट मर जाते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद भैया वो ऑल आउट जल रही है बट मच्छर आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई असर नहीं हो रहा। दैट मीन्स उन्होंने वो जो मेडिसिन थी उसकी टॉलरेंस अपनी बॉडी में क्या कर ली है, ले ली है। अब जो उससे अगला हुआ, उससे अगला हुआ, उनमें ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होती जा रही है, और वो क्या हो गए हैं, उस मेडिसिन के एडिक्टेड हो गए, उनको अब कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यही पास ऑन होता गया, ऑल आउट, मॉर्टिन, हिट, सबका असर बंद हो गया। फिर अभी कुछ उन्होंने नया लॉन्च किया, वो धूप बत्तियां आती हैं, वो चलाई, उससे वो फिर मरने लग गए, भैया जी इम्पैक्ट आ गया उसका, और वो मार्केट में पॉपुलर हो गई। फिर अब हम देख रहे हैं कि उसका असर भी कम हो रहा है। तो ये क्या है, दिस इज योर वेरिएशंस। ये हम क्या करते हैं, एक्वायर कर रहे हैं अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट से। तो हम जो ट्रेट ले रहे हैं वो हम आगे प्रोजेनी को पास करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो समझ आ रही है अब कुछ चीजें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जिन्होंने हीट को रेजिस्ट कर लिया, टॉलरेट कर लिया, अब वो क्या हो जाएंगे, आगे पास ऑन हो जाएंगे और वो सरवाइव कर पाएंगे बेटर। बट जो नहीं कर पाए वो क्या हो जाएंगे, बेचारे मर जाएंगे भैया। द वेरिएशन टू विथस्टैंड हीट वुड नॉट सर्वाइव अंडर द सर्कमस्टांसेस एंड, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये सारे वेरिएशन हो कहां रहे हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियस पता है अपना, ये सेल था, और सेल के अंदर ये हमारा क्या था, सेंटर में न्यूक्लियस था, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर, मेरा मन कर रहा है मैं इसको सर्कल ही सर्कल करती रहूं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर थे क्रोमोसोम्स। कितने थे, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स टोटल ऑफ 46। उसके अंदर डीएनए, ठीक है, यानी कि एक प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है जो सारी इंफॉर्मेशन को कवर करता है। तो हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स है इस तरीके से, ठीक है, बहुत सारे, और ये क्रोमोसोम मटेरियल ने क्या कंटेन करके रखा हुआ है, डीएनए को कंटेन कर रखा है। So chromosome, inside each cell there are 23 pairs of chromosome. Chromosomes are thread-like structure like this. In the nucleus, cell formed of DNA which carry the genes. और ये जो हमारा DNA है इसके अंदर क्या होते हैं, genes होते हैं। क्या होते हैं इसमें, genes होते हैं आपके। Genes are segment of DNA on chromosome that contain instruction of specific trait like eye color, height, etc. ठीक है, तो हमारा क्या है, क्रोमोसोम है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, और उससे डीएनए मटेरियल मिल रहा है, और डीएनए के अंदर छोटे छोटे जीन्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं।
तो डीएनए का ही छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम जीन्स बोल देंगे। वो स्पेसिफिक ट्रेट, यानी कि एक अगर मैं पर्टिकुलर जीन बोल रही हूं तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आई कलर के लिए। दूसरा स्पेसिफिकली किसके लिए होगा, हाइट के लिए। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे जीन्स हैं। तभी तो देखो ना, सिर्फ हमारे अंदर हमारे पापा मम्मी की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, उनकी बैकग्राउंड फैमिलीज की भी आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एलील्स को क्या बोल देते हैं, तो जीन्स और एलील्स ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। Alleles are the alternative version of those genes that can determine variation in traits such as blue or brown eyes। देखो जीन जो थी ये वाली, ये मैंने बोला कि ये है आपके हाइट के लिए, ये पर्टिकुलर जीन जो है ये किसके लिए है, आपकी हाइट के लिए है। अब ये हाइट कैसी होगी, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ये कौन बताएगा आपका, ये स्पेसिफाई करेगा कौन, एलील्स। एलील्स क्या है, उसी का ही सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, सो हाइट इज योर जीन, जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जीन है, और जो ये बता रहा है उस हाइट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, कि वो टॉल है, ड्वार्फ है, कैसा है, वो उसका क्या हो जाएगा, एलील हो जाएगा। तो यहां पे ये आपको कह रहा है कि एलील्स आर ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ दोज जीन दैट कैन डिटरमाइन वेरिएशन इन सच ट्रेट, जैसे कि ब्राउन आईज होगी या ब्लू आईज होगी, टॉल होगा या शॉर्ट होगा, कैसा होगा। ठीक है, सो अब इसी से एक चीज निकल के आती है, जीनोटाइप। ठीक है, यहां पे अब हम समझ रहे हैं जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। तो देखो जीनोटाइप क्या चीज है, जीनोटाइप है नेम ऑफ द जीन, नेम ऑफ द जीन। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलती हूं कि कलर ऑफ द आई, तो ये एक स्पेसिफिक जीन हो जाएगा जिसे मैं क्या बोलूंगी, जीनोटाइप। तो मैंने कलर ऑफ द आई को ई दे दिया नेम। ठीक है, अब वो आई का कलर है कौन सा, तो जो उसका स्पेसिफिक ट्रेट बताएगा वो उसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा। तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट जीन, जो आपने नेम दिया था अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने बोला ब्राउन या मैंने बोला ब्लू, तो ये जो हो जाएगा दिस इज द फिनोटाइप, और जो मैंने नेम बोला है वो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। ठीक है, तो ई यानी कि आपने एक नाम दे दिया, वो उसका क्या बन गया, जीनोटाइप बन गया, और जो ये नाम बता रहा है कि ये चीज है क्या, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा। तो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप इज ऑलवेज अप इन पेयर, और इसको हम हमेशा ना ऐसे पेयर में लिखेंगे। ठीक है, सच एज टी या स्मॉल टी, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ अब अभी आप ये समझो कि जीनोटाइप इज द नेम ऑफ द जीन, जो आपको ये बताएगा कि वो कौन सा जीन है। ठीक है, फिनोटाइप द कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक हमें विजिबल होगी वो क्या कहलाएगा, उसका फिनोटाइप कहलाएगा। The characteristic which is visible in the organism is called its phenotype। इसको अभी हम समझते हैं अच्छी तरह से। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे ट्रेट्स हैं, यानी कि जो हमारे जीन्स हैं जो जा रहे हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। देखो आपके फादर से और आपकी मदर से दो ट्रेट्स आ रहे हैं, यानी कि हम आई कलर की बात करते हैं, तो आई कलर आपके जो फादर से आया वो ब्लू कलर आया, और जो मदर से आया वो ब्लैक आया। हमने देखा कि ऑफस्प्रिंग क्या कंटेन कर रहा है, कौन सा कलर लेके आ रहा है अपनी आई का, सपोज टू बी ब्लैक कलर की ही उसकी आईज हो रही हैं। ठीक है, तो कलर तो भैया दोनों थे, बट दोनों में से सिर्फ एक ही क्यों आया,
तो ये हमें डिसाइड कराता है कि वो कौन सा जीन ट्रांसफर हुआ और किसने अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई बन जाता है, मदर और फादर में से एक डोमिनेंट बन जाएगा, एक रिसेसिव बन जाएगा। जब क्रोमोसोम हो रहे हैं तो हाफ फ्रॉम द मदर हाफ फ्रॉम द फादर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 23 आपके फादर से आते हैं, 23 आपके मदर से आते हैं, तब आपके अंदर टोटल कितने होते हैं, 46 हो जाते हैं। तो हाफ और हाफ इंफॉर्मेशन आ रही है। तो दोनों जीन्स पर्टिकुलरली हर एक चीज को लेके आते हैं, दोनों आई कलर को लेके आ रहे हैं, ब्लू ब्लैक। बट जब ये दोनों आपस में जाके मैच हो रहे हैं तो कौन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें से एक जो ऑफस्प्रिंग में हमें दिख रहा है वो बन जाएगा आपका डोमिनेंट ट्रेट, और जो आपका छुप जाएगा वो बन जाएगा रिसेसिव ट्रेट। तो मैंने इस केस में ब्लैक कलर दिया, तो ब्लैक किसका था, मदर का। तो मदर क्या बन जाएगी इस केस में, डोमिनेंट, और फादर क्या हो जाएंगे इस केस में, रिसेसिव, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमें इस तरीके से आ जाता है। और कभी कभी होता है कि हमें दोनों के ही नहीं आ रहे, फिर क्या है भाई, वो भी समझ लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी और दिमाग भी नहीं चलाना, ठीक है। इधर देखो, तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है, द ट्रेट दैट एक्सप्रेस देमसेल्व इन द ऑर्गेनिज्म in every possible combination and can be seen as dominant trait, or trait which is not expressed in the presence of dominant allele उसे क्या बोल देंगे, recessive trait। अब घर में वैसे भी कौन होता है डोमिनेंट, पापा जो मर्जी करते हो, पर घर की बॉस कौन होती है, मम्मी होती है ना। तो मदर को ही हमने डोमिनेंट बनाया है, वुमेन पावर। चलो भाई लड़के ज्यादा वो मत होना डिसअपॉइंटेड, आगे समझो अब ध्यान से। देखो जी, अब क्या होता है यहाँ पे, अभी हम कुछ बेसिक चीजें कर रहे हैं, ठीक है। पहले बेसिक्स को समझेंगे, फिर हम देखते हैं कि अब इसका यूज कैसे करना है। तो देखो भैया, जब आप दो पेरेंट्स को क्रॉस करा रहे हो तो जो पहला ऑफस्प्रिंग आ रहा है, यानी कि जो पहली जनरेशन आ रही है, आप और आपके सिबलिंग्स, वो सब कौन सी जनरेशन कहलाएंगे, F1, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब जो ये बच्चे यानी कि हम जो हो गए हैं, हमसे जो आगे बच्चे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन, यानी कि सेकेंड प्रोजेनी, ठीक है। तो पहली हम देखते हैं और उसके बाद दूसरी भी देखते हैं। तो दो, यानी कि आपने अपने उसमें भी देख रखा होगा, मतलब मोस्टली आपने अपनी लाइफ में देख रखा होगा कि आपकी जो दादी हैं उन्होंने अपने बच्चों की तो देख ली मैरिज, ठीक है, उनसे आप लोग हो गए, आपको भी देख लिया, तो उन्होंने F1 जनरेशन भी देख ली और आगे की F2 जनरेशन भी देख ली। और उसके बाद वही हो जाता है कि हमारा लाइफ स्पेन जो है वो एक एज रिस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, एक लाइफ में बहुत सारी प्रोजेनीज को नहीं देख पाते हैं, तो हम यहाँ पे F1 और F2 जनरेशन तक ही जाएंगे। तो ये कहता है कि वही आपकी जो पहली है, when two parents cross to produce offspring, offsprings को ही प्रोजेनी बोल देते हैं, तो ये आपकी कहलाएगी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। when फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्रोजेनी क्रॉसेस टू प्रोड्यूस सेकेंड प्रोजेनी, उसको हम क्या बोल देंगे, F2। क्लियर है, यहां तक बात समझ आ रही है, वेरी गुड। चलो अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। यहां तक अभी तक जो आपने कवर किया है उसमें आपको वेरिएशंस क्या होती हैं, वेरिएशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और वेरिएशन सेक्सुअल्स में ज्यादा दिखती है, एसेक्सुअल में कम दिखती है। फिर आपने सीखा जीन्स क्या होते हैं, जीन्स में डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। फिर आपने F1 और F2 जनरेशन किया, तो अभी तक हमने ये सब सीखा है। नाउ अब हम बोल रहे हैं होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो यहां पे ये आपको कह रहा है कि a condition in which both genes of same type are present, जब दोनों सेम टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द जीन फॉर टॉलनेस, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज TT, और ड्वार्फनेस अगर होगा तो हम उसे लिखेंगे स्मॉल t, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम जब जीन को नाम देते हैं तब मैंने आपको बोला कि उन्हें पेयर में देना होता है, ठीक है। तो आप अगर टॉल बोल रहे हो तो मैं दोनों जीन्स को टॉल, मतलब जो दोनों डोमिनेंट जीन है उनको कैपिटल टी से लिखूंगी, और रिसेसिव वालों को स्मॉल टी से लिखूंगी। मतलब फादर में भी टॉल ही था, मदर में भी टॉल ही था, तो ये दोनों कैपिटल आ रहे हैं, तो ये होमोजाइगस है। बट मदर टॉल थी, मतलब फादर टॉल थे, मदर क्या थी, शॉर्ट थी, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो गया। तो जब ये जाइगोट में आएगा तो एक कैपिटल आएगा एक स्मॉल आएगा, जिसे मैं हेट्रोजाइगस टाइप बोलूंगी। अगर दोनों सेम ही लेटर्स आ रहे हैं तो होमोजाइगस, अगर दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, उसे हेट्रोजाइगस बोल देंगे। थोड़ा सा समझ आया, अभी आगे चलते फिर अच्छे से आ जाएगा। हेट्रोजाइगस क्या कंडीशन है, जब आपके इस तरीके से एक कैपिटल एक स्मॉल आ जाए, ठीक है, दोनों कैपिटल आ गए दोनों स्मॉल आ गए तो होमो, एक कैपिटल एक स्मॉल हो रहा है तो हेट्रो हो जाएगा, ठीक है। अ कंडीशन इन विच बोथ जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि capital T small t, it means it has a gene for the tallness and other for the dwarfness। तो यहाँ पे जो कैपिटल T है जिसको हम कैपिटल लेटर देते हैं वो डोमिनेंट बताते हैं, तो कौन सा कैरेक्टर आगे बच्चे में आएगा, टॉल का, ठीक है। तो आगे जो है उसमें से सिर्फ टॉल कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, वही डोमिनेंट बनेगा, जो छोटा वाला है वो छुप जाएगा। तो यहां तक कि आपको बेसिक टर्म्स क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ा सा एक दो बारी रिकॉल करो, रिपीट करो लेक्चर को, आराम से समझ आ जाएगा। और जब अभी हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे मेंडल जी के, उन्होंने कैसे किया, तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, जब तक आप इन सारी चीजों को समझो और इसके नोट्स प्रिपेयर करो फटाफट से, ठीक है। आई होप धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी कि हेरिडिटी है क्या और किस तरीके से ये पास होती है, ठीक है। ओके